नोट्स मिल गए थे तुम लोग को? सेंड कर दिए थे मैंने ऐप पर ना। एपिक पेन सर, एपिक पेन पेन। गुड आफ्टरनून क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या बताना एक बार, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स कंफर्म करना। यस, चलो स्टार्ट करेंगे। देखो, अच्छा कल अपन ने कहाँ तक टॉपिक लिया था एक बार बताओगे मुझे? आई थिंक टाइप्स ऑफ कंटेंट टॉपिक चल रहा था। टाइप्स ऑफ कंटेंट में ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन ले चुके थे, है ना? अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अगर अपन बात करें, अगर दोनों ही पार्टीज अपनी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर चुकी हैं तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा? एग्जीक्यूटेड। और एक या दोनों पार्टी को फ्यूचर में पूरा करना है तो एग्जीक्यूटरी। वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? यूनिलैटरल। दोनों पार्टीज को काम फ्यूचर में करना बाकी है, बायलैटरल। यहाँ तक याद आ रहा है? अच्छा, जो सेल है वो किसका एग्जाम्पल है? सेल एग्जीक्यूटेड का एग्जाम्पल है, क्योंकि आप हाथों हाथ रुपए देते हो, हाथों हाथ आपको सामान मिल जाता है। तो कैश सेल जो है अपनी, वो किसका एग्जाम्पल है? एग्जीक्यूटेड का। और एग्जीक्यूटरी में अपन ने एग्जाम्पल दिया था एग्रीमेंट टू सेल, याद आ रहा है? नेक्स्ट कैटेगरी आई थिंक स्टार्ट कर दी थी अपन ने, और ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन लिया था, है ना? इसके अंदर देखो एक बार, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन या क्रिएशन हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किए थे। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में हमने लिया था एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, चाहे ओरल चाहे रिटन। टेलीफोन के थ्रू जितने भी कॉन्टैक्ट करते हैं सब इसके एग्जाम्पल है, क्योंकि टेलीफोन वाले कॉन्टैक्ट बेटा वर्ड्स की फॉर्म में ही होंगे, है ना? अदर देन वर्ड्स होते हैं वो अपन ने किस में ले लिए थे? इम्प्लाइड में ले लिए थे। दे आर क्रिएटेड बाय सिचुएशन और इम्प्लीकेशन, इम्प्लाइड बाय लॉ। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल दिया था एक तो कुली वाला, याद आ रहा है? कि आपने उसे बोला नहीं फिर भी वो सामान लेके जा रहे हैं आपका, सर्विसेज यूज कर रहे हो, रोकोगे नहीं तो पैसे देने पड़ेंगे। एक आपने ट्रैफिक सिग्नल पे वो बंदा आता है आपकी गाड़ी साफ करता है ना, उसका लिया था। एक बस वाला एग्जाम्पल दिया था। तो ये ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड की एक कैटेगरी है आपकी टैसिट। टैसिट का मतलब क्या होता था? साइलेंट। वेरी गुड। देखो, साइलेंट के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब दीज आर ऑल्सो अदर देन वर्ड्स, इसीलिए किसी का किसका पार्ट बन गए? इम्प्लाइड का ही पार्ट बन गए। बाई कंडक्ट ऑफ पार्टीज होते हैं। दो एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं, एक तो एटीएम मशीन से कैश निकालना, दूसरा फॉल ऑफ हैमर इन द केस ऑफ ऑक्शन सेल। अच्छा, अब ये एक्सप्लेन करना था आई थिंक मुझे, है ना? यूनिट 6 पढ़ोगे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, 6 यूनिट पढ़नी है आपको। यूनिट 6 में पढ़ोगे आप कंटिजेंट एंड क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, तो ये वहाँ पे डिटेल में भी आएंगे। तो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है? द ऑब्लिगेशन इज इम्पोज्ड बाय लॉ। देखो बेटा, ना तो यहाँ ऑफर होता है, ना ही एक्सेप्टेंस होती है, ना ही सेक्शन 10 के इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, फिर भी अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ बना देता है, इसलिए इसे बोला जाता है क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। क्वेसी का मतलब होता है रिजेंबल करना। रिजेंबल करना मतलब मिलता जुलता। ये रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बेटा। रियल कॉन्ट्रैक्ट कौन करते हैं? पार्टीज करती हैं। जब मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ये रियल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, है ना? ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? लॉ अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट बना देता है। दिस इज नोन एज क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। दीज आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइंस के प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि मतलब जो बंदा जितना डिजर्व करता है ना, जो जितने का हकदार है, उसे उतना मिलना चाहिए। इस पे ये काम करते हैं। कोई भी किसी को नुकसान पहुंचा के अमीर नहीं बन सकता, ये कहना है हमारे क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट का। देखो बेटा, एक बार मैं आपको, है ना, यूनिट 6 में इसका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताती हूँ। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ना है ना हमें ये, तो एक सेकेंड ना। 68 से 72 तक के सेक्शन हमारे क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट में डील करते हैं। जो आगे जाके आप डेप्थ में पढ़ोगे, मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इसका। क्वेसी का मतलब मैंने क्या बताया था? रियल कॉन्ट्रैक्ट से मिलता जुलता है, रिजेंबल करता है ना। इसे क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहते हैं? कि कल को अगर कोर्ट में केस फाइल हुआ
तो कोर्ट इसे वैसे ही लागू करवाएगा जैसे वो एक रियल कॉन्ट्रैक्ट को करवाता है, इसलिए इसे क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ना तो बेटा ऑफर है, ना एक्सेप्टेंस है, ना ही इसेंशियल एलिमेंट्स है, फिर भी अपने आप में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, है ना। दीज आर नॉट रियल कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि ऑब्लिगेशन इम्पोज बाय लॉ है, नॉट बाय पार्टीज, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। जो जितने का हकदार है उसे उतना मिलना चाहिए। वन हु डिजर्व्स व्हाट शुड गेट इट। अच्छा, आपने सुपर 30 मूवी देखी थी, ऋतिक रोशन वाली देखी थी? उसके अंदर एक डायलॉग था कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार है। तो ये अपनी पूरे क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट उसी पर बेस्ड है कि जो जितना डिजर्व करता है उसे उतना मिलना चाहिए, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। नो मैन कैन ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन लॉस। कोई किसी को नुकसान पहुंचा के अमीर नहीं बन सकता। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है मैंने आपको, डेप्थ में तो अपन लेंगे जब यूनिट 6 पढ़ेंगे। एक दो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस टॉपिक को। अच्छा, एक माइनर है बेटा, फुटबॉल मैच खेल रहा था, उसके राइट लेग में इंजरी हो गई। एक बंदा उसको हॉस्पिटल लेके गया, उसकी दवाइयों के लिए खर्चे किए, उसको मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? मिलने चाहिए ना। मिलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ही डिजर्व्स इट। अब माइनर पर्सनली लायबल तो होता नहीं है, किससे मिलेंगे? उसकी प्रॉपर्टी से, उसकी प्रॉपर्टी से। सी समझ में आई? अच्छा, या फिर किसी को किसी का खोया हुआ सामान मिला, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, तो लॉ क्या कहता है कि तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम रियल ओनर को ढूंढो, और रियल ओनर मिल जाए ना तो वो जो चीज़ है वो उसे वापस कर दो। बट रियल ओनर को ढूंढने में जो अपने खर्चे लगे वो तो अपन को मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? मिलने चाहिए। मिलेंगे अकॉर्डिंग टू व्हाट? क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हम डिजर्व करते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से देखो, चलो। ए और बी दो भाई हैं, इन्होंने मिल करके सी से 20,000 रुपये उधार ले लिए। ठीक है, पैसों की ज़रूरत थी, दोनों भाइयों ने मिलके कितने रुपए ले लिए? 20,000 रुपये उधार ले लिए, है ना। ए के पास जब पैसे हो गए, उसने ये 20,000 रुपये सी को वापस कर दिए, लेकिन वो अपने भाई बी को बताना भूल गया। बी ने भी सी को कितने रुपए दे दिए? 20,000 रुपये। अब भाई ए और बी ने उधार लिए थे 20,000 और सी को मिल कितने गए? 40,000। गलत है कि नहीं है बताओ? तो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि सी को इन भाइयों को 20,000 वापस करने पड़ेंगे बिकॉज दे डिजर्व इट, बिकॉज दे डिजर्व इट। समझ में आई बात? ये किसकी बात चल रही है? क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, ना तो ऑफर है, ना एक्सेप्टेंस है, ना ही सेक्शन 10 के इसेंशियल एलिमेंट है, फिर भी अपने आप में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट रिजेंबलिंग अ रियल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह आएंगे, है ना। अब आया तुम्हारा ई कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये ई मैंने कहीं भी यूज कर दिया। ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ई कॉमर्स के थ्रू आप जितने कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ईमेल के थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू, वो सारे इसमें कवर्ड है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इसके अंदर आएंगे जो आप ईडीआई टेक्निक को यूज करके करते हो, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज साइबर कैफे वर्ड से बनाया। ये देखो, साइबर कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं इनको, ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं इनको। माउस यूज करके करते हैं ना, तो माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट भी इनको बोला जाएगा। समझ आ गई बात कि नहीं आई बताओ? तो अब यही चीज मैं तुम्हें कराने जा रही हूँ आईसीआई से, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन लेने जा रहे हैं। यहाँ तक डाउट है क्या किसी को? बताओ। तो चलो एक बार लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देखो यहाँ पर जितना अंडरलाइन कर रहा हूँ उतना कर लेना, है ना। अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी वुड बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इफ द टर्म्स आर एक्सप्रेस बाय वर्ड्स। यहाँ ऐड होगा, देखो, ओरल और इन राइटिंग। वर्ड्स के फॉर्म में होता है, ओरल और इन राइटिंग। यहाँ आईसीआई में मिस्टेक है, आप ओरल वर्ड ऐड करना यहाँ पे, ओरल और इन राइटिंग। इफ द
proposal or acceptance of promise is made in the words. Promise is said to be express. तो जो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड्स को यूज करके बनाए जाते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, है ना? वर्ड्स यूज करेंगे। टेलीफोन के थ्रू जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए वो आपके इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे, क्योंकि टेलीफोन का कॉन्ट्रैक्ट थ्रू वर्ड्स ही होता है, बोल के करते हैं ना अपन, इसलिए। अब आ गए अपन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? दे कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मतलब सिचुएशन। मोस्ट ऑफन इम्प्लीकेशन इज बाय एक्शन, बाय कंडक्ट और बाय कोर्स ऑफ डीलिंग। कई बार ये एक्शन के थ्रू होती है, कई बार कंडक्ट के थ्रू होती है, कई बार कोर्स ऑफ डीलिंग के थ्रू होती है। अब भाई वर्ड्स के थ्रू तो आप कर नहीं रहे, बाय कंडक्ट वाले तुम्हारे किस में चले जाएंगे? अभी नीचे पढ़ोगे, टैसिट में चले जाएंगे। बाय एक्ट भी हो सकता है और बाय कोर्स ऑफ डीलिंग भी हो सकता है। जैसे आपके उसका एक्ट देखो ना, आपने क्या किया, आपने बस में आप चढ़े, तो आपका एक्ट ही ऐसा है कि अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जब आप सर्विसेज यूज़ कर रहे हो तो आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे, जब आप डील करोगे तो आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर दी, इसमें अंडरलाइन वैसे यहाँ से करना है आपको। Such proposal or acceptance is made otherwise than in words, then the promise is said to be implied. Other than words है तो उसे implied में लिया जाएगा। ये कुली वाला एग्जाम्पल जो अपन ने लिया था वो ले लो एक बार, पढ़ो एक बार। सेम है क्या? बताना मुझे, है ना? सेम है ना? कुली वाला एग्जाम्पल जो अपन ने लिया था। अच्छा, नेक्स्ट भी पढ़ लो एक बार। कॉफ़ी पी ली तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे। अच्छा, ऐसे कई बार सोशल मीडिया में भी आपने देखा था। अच्छा, इसका भी आया था काफ़ी कोविड नहीं, डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, कि काफ़ी पार्टी में पैसा वैसा उड़ा दिया, बाद में फिर वो पैसे दे रहे हैं, कौन से 500-1000 वाले, है ना? तो बोलते भाई अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, बर्तन साफ करो और उसी के थ्रू पैसे चुकाने पड़ेंगे। मतलब सर्विसेज यूज़ कर रहे हो तो पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, डीम्ड है ये चीज़, है ना? आगे देखो, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट इसी का पार्ट है। टैसिट में अंडरलाइन करना बेटा, टैसिट का मतलब क्या है? साइलेंट। दे आर इन्फर्ड थ्रू द कंडक्ट ऑफ पार्टीज विदाउट एनी वर्ड्स। बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? टैसिट बोला जाता है। क्लासिकल एग्जाम्पल दो आपको बताए थे ना, एक तो जब एटीएम मशीन से कैश निकालते हैं वो, और दूसरा एग्जाम्पल क्या था? फॉल ऑफ हैमर इन द केस ऑफ ऑक्शन सेल। ये कोई सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के ही अंदर कवर होते हैं। साफ साफ बता दिया कि these are not the separate contract, these are a category which fall under implied contract। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। अब ये चीज़ रिकॉर्डिंग में जाएगी नहीं जाएगी अब ये नहीं पता। इससे पहले भी गई थी क्या लाइट? अभी तो छोड़ दिया था सर ने। अच्छा, हाँ हाँ, नहीं उसकी दिक्कत नहीं, दिक्कत ये है कि फिर रिकॉर्डिंग भी करप्ट हो जाती कई बार। एक काम करते हैं, पूछ ही लेते हैं। एक सेकेंड रुकना ना। चलो अपन ने क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ले रहे थे, वो लेते हैं एक बार।
क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट पे अंडरलाइन करना, इट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल मतलब रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट। क्वेसी मतलब होता ही क्या है, रिजेंबल करना, है ना। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। लॉ क्या करता है, एक पार्टी के फेवर में राइट्स क्रिएट कर देता है और एक पार्टी के फेवर में ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देता है, जबकि रियल में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। इसे ही बोला जाता है क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। इन अदर वर्ड्स, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर देयर इज नो इंटेंशन ऑफ पार्टी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज की कॉन्ट्रैक्ट करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन लॉ अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट बना देता है। जैसे फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है, किसी को खोया हुआ सामान मिला, वापस करने गया, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करने की इच्छा थोड़ी ना थी, अपने आप कॉन्ट्रैक्ट बना है। माइनर जो है उसके पैर में चोट लग गई, तो आप उसको लेके गए हॉस्पिटल, लेके गए, तो यहाँ पर क्या है, आपकी कॉन्ट्रैक्ट करने की इच्छा थोड़ी ना थी, अपने आप कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ, नॉट अ रियल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। इसके बाद में इसमें देखो एग्जाम्पल दिए हुए हैं कई सारे। एक हमने पढ़ा था ना, ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, ये अंडरलाइन कर लेना। किसी को किसी का खोया हुआ सामान मिला, ड्यूटी बनती है रियल ओनर को ढूंढो, मिल जाए तो सामान वापस कर दो, और जो ढूंढने में तुम्हारे खर्चे लगे वो तुम रियल ओनर से ले सकते हो। तो एक तो ये एग्जाम्पल ले लिया अपन ने। एक था मनी पेड अंडर मिस्टेक, ये वही दो भाइयों वाला एग्जाम्पल दिया था ना, कि ए और बी दो भाई थे, इन्होंने मिलके 20,000 उधार लिए सी से। तो ये भी किसका है, तुम्हारा एग्जाम्पल है क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट का। यहाँ पर ना तो ऑफर होता है, ना एक्सेप्टेंस होती है, ना ही कंसेंट होती है, फिर भी अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, तो इसे बोलते हैं क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर सिर्फ समझ लेना, पूरी इस पे यूनिट 6 आने वाली है, जिसमें आपको डेप्थ में पढ़ना है, तो मैटर लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसलिए समझा दिया अपन ने। ई कॉन्ट्रैक्ट में देखो बेटा क्या दिया हुआ है, 2 और मोर पार्टीज इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे ईमेल वगैरह के थ्रू, ऑल्सो नोन एज ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर करेक्शन करना, ED1 लिखा हुआ है, इसे EDI कर लेना। ये कौन सी टेक्निक पे काम करते हैं, EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, हेल्प इन डूइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड। और इन्हें हम EDI कॉन्ट्रैक्ट, साइबर कॉन्ट्रैक्ट या माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। समझ आई बात की नहीं आई, बताओ। ये मतलब यही पढ़ा था अपन ने, जो बेसिकली अपन ने एक बार यहाँ से भी कर लिया। देखो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे अभी तक वैसे कोई क्वेश्चन नहीं आया कि आप टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन करो। वो आपको क्या करता है, 2-3 मतलब केसेस बना के दे दिए और आपसे पूछेगा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो आई थिंक वो इजीली ट्रेस कर सकते हो आप। 1-2 क्वेश्चन मैं करा भी दूंगी इस टॉपिक के। अब अपन लेने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, लास्ट कैटेगरी बची है ET, हाँ आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू। अच्छा इसमें देखो बेटा, अपनी लास्ट कैटेगरी बची है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट हमारे जो यहाँ पे दिए हुए हैं, या मैंने लिए 6 कैटेगरी, ICI में आपको 5 मिलेंगी। एक कैटेगरी जो मैंने एडिशनल ली है वो है वॉइड एग्रीमेंट, और इसलिए ली है क्योंकि लॉ में जगह जगह ये वर्ड मिलेगा, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वॉइड एग्रीमेंट होता क्या है, तो इसलिए यहीं पे कवर किया। कौन से लेंगे इसके अंदर, देखो एक तो आएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट लेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो एक एक करके इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से, जो तुमने सेक्शन 2H में पढ़ा था ना, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें सेक्शन 10 के सारे इसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, होने चाहिए यहाँ पे, तो है ना। और दोनों ही पार्टीज केस फाइल कर सकती हैं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो आप केस कर सकते हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो मैं भी केस फाइल कर सकती हूँ। अब देखो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या दिया हुआ है, एक बार देखते हैं। सेक्शन नंबर 2H, एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं और दोनों ही पार्टीज केस फाइल कर सकती है, तो उसे क्या बोलेंगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 के इसेंशियल एलिमेंट्स यहाँ पर होने जरूरी हैं, तभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब आ गए अपन, देखो बेटा 2 वर्ड आ रहे हैं, एक आएगा वॉइड एग्रीमेंट और एक आएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। 2 वर्ड यूज करेंगे, एक आएगा हमारा वॉइड एग्रीमेंट और एक वर्ड आएगा हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड का मतलब पता है ना, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, जिसके अंदर केस नहीं फाइल कर सकते वो वॉइड है ना।
तो वॉइड एग्रीमेंट को बोल सकती हूँ एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को बोल सकती हूँ कॉन्ट्रैक्ट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब वॉइड एग्रीमेंट जो होते हैं बेटा वो होते हैं वॉइड एब इनिशियो। इनिशियो वर्ड इंग्लिश के इनिशियल वर्ड से लिया गया है। हम बोलते हैं ना ये इनिशियल स्टेज में है, मतलब स्टार्टिंग स्टेज, बिगिनिंग स्टेज के लिए वर्ड लिखते हैं ना ये। तो वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या होता है? वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत से ही वॉइड होते हैं। जो शुरू से ही गलत होते हैं ना उन्हें वॉइड एग्रीमेंट में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इनकेपेबल पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो इसका एग्जाम्पल में चला जाएगा। इनकेपेबल पर्सन मतलब माइनर के साथ, ल्यूनेटिक के साथ, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ के साथ, इनके साथ आपने एग्रीमेंट किया तो आपको पता है ये तो शुरू से ही गलत है। क्यों? क्योंकि इनमें तो कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी ही नहीं है ना। तो दीज आर वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, कवर्ड अंडर वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, दूसरी कैटेगरी बेटा यूज हो रही है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज कर रही हूँ तो मतलब कभी तो सही रहा होगा ना। बाद में किसी घटना के घटने के कारण, किसी सिचुएशन के कारण, लॉ में चेंज के कारण अब इसे पूरा करना इम्पॉसिबल हो गया और ये बदल गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। तो दे आर वैलिड इन द बिगनिंग, शुरुआत में बिल्कुल सही होते हैं ये, बट ड्यू टू चेंज इन लॉ या फिर चेंज इन सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टीज, अब इनको पूरा करना क्या हो गया? इम्पॉसिबल। अब ये किस में बदल गए? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। शुरू से ही गलत हो तो जाएंगे वॉइड एग्रीमेंट में, शुरू में सही थे बाद में जाके गलत हो गए तो इसे बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल देखते हैं। एक राइटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप बुक लिखो, राइटर में कैपेसिटी थी, वो बुक लिख सकता था, उसने बुक लिखनी बेटा शुरू कर दी, आधी बुक लिखी थी, उस राइटर की डेथ हो गई ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टीज। अब इस बुक को पूरा करना इम्पॉसिबल हो गया, इट हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आई? अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से बताना क्या आंसर होना चाहिए। अगर इस राइटर का बेटा भी राइटर है, सेम फील्ड में राइटर है, कैन ही कंप्लीट दिस बुक? नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट अगर अपना होता है बेटा पर्सनल स्किल का, या फिर हम कह सकते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा पर्सनल वॉल्यूशन का, जैसे पेंटर, सिंगर, डांसर, एक्टर, एक्ट्रेसेस। हाँ, वॉइस नहीं आ रही बेटा आपकी यहाँ तक बाप। ये कर नहीं सकता बेटा पर्सनल स्किल के कॉन्ट्रैक्ट में। राइटर का कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल का होता है। जैसे देखो, पेंटर, सिंगर, डांसर, एक्टर, एक्ट्रेसेस, राइटर, ये सब अपने व्यक्तिगत हुनर पे काम करते हैं। अगर इनकी डेथ हो गई ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कभी ट्रांसफर नहीं होता। इनकी डेथ के बाद ये क्या बन जाएगा? वॉइड बन जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी? चाहे उनमें काबिलियत ही क्यों ना हो। देखो, पहले ही तो मैंने क्या बोला, रिमोट सर्कमस्टेंसेस लिए हैं। जरूरी नहीं है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो, राइटर का बेटा राइटर हो, दूसरा सेम फील्ड में हो, और अगर है तो भी नहीं कर सकता, है तो भी नहीं कर सकता। पर्सनल स्किल के कॉन्ट्रैक्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर नहीं होते, याद रखना। दे आर टू बी परफॉर्म बाय प्रोमिसर हिमसेल्फ। प्रोमिसर की डेथ हुई तो ये किस में बदल जाएंगे? वॉइड में बदल जाएंगे। याद रहेगी ये चीज? तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है आपका। एक बार देखो इसी चीज को, यहाँ पे वॉइड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं अपन। void agreement, they are void ab initio, void from the beginning. For example, minor या incapable person के साथ आपने किया agreement तो वो क्या हो जाएगा? void agreement. Agreement not enforceable by law is your void agreement. दूसरा आ गए अपन void contract में। शुरू में तो बिल्कुल सही होते हैं, valid in the beginning, become void due to change in law or change in circumstances. लॉ में चेंज आ गया या फिर सर्कमस्टेंसेस इस तरीके के हो गए कि अब उसको पूरा करना पॉसिबल नहीं है, तो ये बन गया अपना वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट आया तुम्हारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है?
इट इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स। होता क्या है बेटा, जिस पार्टी के साथ गलत हुआ है, जिसे हिंदी में बोलते हैं पीड़ित पक्षकार और इंग्लिश में बोलते हैं अग्रीड पार्टी। अग्रीड पार्टी के पास ऑप्शन होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कि वो चाहे तो इसे रिसेंड कर सकती है, मतलब कैंसिल कर सकती है, और चाहे तो इसे कंटिन्यू कर सकती है। अगर वो इसे कैंसिल करेगी तो ये क्या बन जाएगा, वॉइड, और अगर वो इसे कंटिन्यू करेगी तो ये क्या बन जाएगा, वैलिड। ये ऑप्शन सिर्फ एक पार्टी के पास है, वो पार्टी कौन है, अग्रीव्ड पार्टी, पीड़ित पक्षकार जिसके साथ गलत हुआ है। एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स। मतलब हमेशा एनफोर्सेबल किसके ऑप्शन पे होगी, अग्रीव्ड पार्टी। स्टेटमेंट क्या बोलना चाहता है, देयर कैन बी मोर देन वन अग्रीव्ड पार्टी, एक से ज्यादा भी अग्रीड पार्टी हो सकती है, लेकिन ऑप्शन हमेशा किसको ही मिलेगा, अग्रीड पार्टी को ही मिलेगा। जिसके साथ गलत हुआ है ना, उसी के पास विकल्प है कि चाहे तो इसे खत्म कर दो और चाहे तो इसे जारी रखो। खत्म कर दिया वॉइड बन गया, जारी रखा तो क्या बन गया तुम्हारा, वैलिड बन गया। एक काम करो, देखो यहाँ पर अपन ने पढ़ा था ना, जहां जहां फ्री कंसेंट नहीं होती, शुरू के 4, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, बताया था आपको। तो आप देखो एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट इसके एग्जांपल हैं, वो भी सिर्फ शुरू के 4 लेने हैं, मिस्टेक नहीं लेना। कौन से लेने हैं, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन। समझ आ गई बात की नहीं आई, बताओ। अब ये होते क्या है, दोबारा देख लो। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीड पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो इसे वॉइड डिक्लेयर कर दे, पर अगर उसने इसे वॉइड डिक्लेयर नहीं किया तो ये वैलिड बन जाएगा। अगर वॉइड डिक्लेयर नहीं किया तो ये वैलिड बन जाएगा। ऑप्शन सिर्फ एक ही पार्टी के पास है, वो है अग्रीड पार्टी। इसलिए डेफिनेशन क्या कहेगी, एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स। और वन और मोर पार्टीज कौन है, अग्रीड पार्टी। बात समझ में आई ये वाली। अब इसके अंदर देखो नेक्स्ट आ रहा है तुम्हारा इल्लीगल। इल्लीगल अपन जानते हैं कि भाई क्या होता है, किसी ना किसी लॉ में मना किया गया है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, तो उसे किस में डालेंगे, इल्लीगल। जैसे रॉबरी है, स्मगलिंग है, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इल्लीगल एग्रीमेंट, है ना। जो किसी लॉ में मना कर दिया वो इल्लीगल। एक स्टेटमेंट भी आई थिंक करवाया था आपको, सारे इल्लीगल वॉइड होते हैं लेकिन सारे वॉइड इल्लीगल नहीं होते। इल्लीगल सिर्फ वही है जो लॉ में मना किया गया है। एग्जाम्पल भी लिया था, टू ब्रेक द स्टार्स फ्रॉम द स्काई, याद आ रहा है। अच्छा, अब इसकी लास्ट कैटेगरी है हमारी अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं बेटा, ये वैसे तो बिल्कुल सही होते हैं, दे आर गुड इन सब्सटेंस, इनमें कोई गड़बड़ नहीं है, बट इनमें कुछ ना कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है। अब उस टेक्निकल डिफेक्ट को अगर मैं दूर कर दूं तो ये बदल जाएंगे किसमें, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। दे आर गुड इन सब्सटेंस हैविंग सम टेक्निकल डिफेक्ट, उस टेक्निकल डिफेक्ट को दूर कर दो तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाएंगे। अब टेक्निकल डिफेक्ट किस तरीके का है, टेक्निकल डिफेक्ट इस तरीके का है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसका राइटिंग में होना जरूरी है, जब तक वो राइटिंग में नहीं है टेक्निकल डिफेक्ट अनएनफोर्सेबल, जैसे ही राइटिंग में लेके आओगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल इंश्योरेंस, एग्जाम्पल इंश्योरेंस। और एक तो एग्जाम्पल मैं ये दूंगी यहाँ पर तुम्हें इंश्योरेंस वाला, कि जब तक राइटिंग में नहीं है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। दूसरा लेंगे टाइम बार्ड डेप्ट। टाइम बार डेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्यों, क्योंकि ये लॉ में जगह जगह वर्ड आएगा, टाइम बार डेप्ट, टाइम बार डेप्ट। तो अपन क्या करते हैं, अपन एक बार इसको समझ लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है टाइम बार डेप्ट, है ना। तो अपन को बार बार फिर इस चीज में दिक्कत नहीं आएगी। एक सेकेंड वेट करो। टाइम बार डेप्ट होता क्या है, मैं चाहूँ तो आपको एक लाइन बता दूं, उससे भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जब जगह जगह आना है इस वर्ड को तो अच्छे से ही समझ लेते हैं कि होता क्या है। एक एक्ट है बेटा, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो ना, वैसे ही एक एक्ट है जिसका नाम है लिमिटेशन एक्ट, ठीक है। अब कोई भी पार्लियामेंट बेटा एक्ट पास करती है तो कोई ना कोई मकसद होता है ना, फालतू में तो कोई एक्ट पास करेगी नहीं, है ना। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था तो उसका पर्पस क्या था, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड।
तो लिमिटेशन एक्ट लेके आए थे, तो लिमिटेशन एक्ट का मकसद क्या था कि गड़े मुर्दे उखाड़े ना जाए, मतलब बैक डेट से केसेस आते हैं वो बंद हो जाए। एक लिमिट लगा दो कि किस समय तक किस मामले में केस फाइल किया जा सकता है, उस समय के बाद हम एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं बताओ? लिमिटेशन एक्ट लिमिट बताता है कि कितने समय में आप केस फाइल कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आपको डेप्ट रिकवरी के लिए केस फाइल करना है तो आपको ये लिमिट लिमिटेशन एक्ट ने कितनी दी है? 3 साल। अगर आपने 3 साल में केस फाइल नहीं किया तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? टाइम बार डेप्ट। कितने समय में केस फाइल करना होता है? 3 साल में। अगर 3 साल में केस फाइल नहीं किया तो ये बन जाएगा हमारा टाइम बार डेप्ट। टाइम बार डेप्ट का मतलब क्या होता है कि अब समय की बाढ़ लग गई, बाढ़ लग गई मतलब रेस्ट्रिक्शन, अब समय का रेस्ट्रिक्शन लग गया, अब आप चाहोगे तो भी केस फाइल नहीं कर पाओगे। आपको एक लिमिट दे दी कि केस फाइल करनी है तो कितने समय में करो? 3 साल में करो। 3 साल में तुमने केस नहीं किया, ये बन जाएगा तुम्हारा टाइम बार डेप्ट। और टाइम बार डेप्ट कैसा होता है? अनएनफोर्सेबल और इरिकवरेबल। आप इसे लागू नहीं करवा सकते, आप इसकी वसूली भी नहीं कर सकते। इट इज अनएनफोर्सेबल एंड इरिकवरेबल, है ना। लेकिन अगर आप इसको पे करने की रिटन और साइंड प्रॉमिस देते हो तो ये आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाएगा, टेक्निकल डिफेक्ट दूर हो जाएगा। यानी जब तक रिटन और साइंड प्रॉमिस नहीं है तब तक तो ये जाएगा टाइम बार डेप्ट, अनएनफोर्सेबल। और जैसे ही रिटन एंड साइंड प्रॉमिस दी जाएगी ये बन जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल से समझो, उससे क्लियर समझ में आएगा। ए और बी के बीच में बेटा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए ने बी को कर्जा दिया है, डेप्ट दिया है, कितने रुपए का? 10,000 रुपए का कर्जा दिया है। इसको वापस करने की ड्यू डेट क्या थी? 1 मार्च 2000। 1 मार्च 2000 को ये डेप्ट जो है वो वापस करना था। अब हुआ क्या? 1 मार्च 2000 को जो बी है वो ये पैसा वापस नहीं कर पा रहा। ए को केस फाइल करना चाहिए 3 सालों के भीतर भीतर, मतलब कब तक कर देना चाहिए? 1 मार्च 2003 तक। अगर 1 मार्च 2003 तक केस फाइल नहीं किया, अब ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? टाइम बार डेप्ट। टाइम बार डेप्ट क्या है? अनएनफोर्सेबल इरिकवरेबल। अनएनफोर्सेबल इरिकवरेबल, ठीक है। लेकिन सपोज करो जो डेटर है बी राइटिंग में लिख के देता है और साइन करके देता है कि मैंने ए से 10,000 रुपए उधार लिए हैं, कर्जा लिया है और मैं इसका पेमेंट कर देता हूँ। प्रॉमिस कैसी होनी चाहिए? रिटन प्लस साइन। तो अगर पेमेंट की रिटन और साइन प्रॉमिस की जाती है डेटर के द्वारा तो ये बन जाएगा तुम्हारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही रिटन और साइन प्रॉमिस दी जाएगी ये टाइम पीरियड दोबारा से 3 साल बढ़ जाएगा। जैसे मान लो 1 मार्च 2003 को इसने रिटन एंड साइन प्रॉमिस दे दी तो ये पीरियड दोबारा से 3 साल बढ़ के कितना हो जाएगा? 1 मार्च 2006। अब यहाँ तक केस फाइल किया जा सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? लिमिटेशन एक्ट ने लिमिट लगाई है किस मामले में कितने समय तक केस फाइल किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट के केस में डेप्ट रिकवरी का केस कितने समय तक हो सकता है? 3 साल। 3 साल में केस नहीं किया क्या बनेगा? टाइम बार डेप्ट। क्या है वो? अनएनफोर्सेबल इरिकवरेबल। अब आप चाहो तो भी केस फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर इसके पेमेंट की रिटन और साइंड प्रॉमिस दी जाती है तो ये आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना देगा। जब तक रिटन साइंड प्रॉमिस नहीं थी टेक्निकल डिफेक्ट है, अनएनफोर्सेबल, इरिकवरेबल। जैसे ही रिटन और साइन प्रॉमिस दी कन्वर्टेड इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आई मेरी ये वाली? तो हमने क्या पढ़ा अभी? टाइम बार डेप्ट। समझ आ गया कि नहीं आया बताओ ये टॉपिक मुझे? क्योंकि जगह जगह वर्ड आएगा टाइम बार डेप्ट 3 इयर्स, टाइम बार डेप्ट 3 इयर्स। तो 3 साल में केस कर सकते हो, 3 साल के बाद आप चाहो तो भी केस फाइल नहीं कर सकते। तो ये लिमिट यहाँ पर दी गई है। एक क्वेश्चन का आंसर करोगे? चलो, कुछ केस स्टडी टाइप अगर सपोज करो आपके एग्जाम में आ गई, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया राजा ने राम की बर्थडे पार्टी में अनाउंस किया कि मैंने राम से 20,000 रुपये उधार ले रखे हैं और मैं इसका पेमेंट कर दूंगा, और डेप्ट तुम्हारा जो है वो टाइम बार डेप्ट है, तो अब क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। रीजन क्या है? रिटन प्रॉमिस होनी चाहिए, और यहाँ मैं किसकी बात कर रही हूँ? ओरल प्रॉमिस की। रिटन और साइन प्रॉमिस है तभी ये काम होगा, है ना। तो चलो अब एक बार दोबारा देख लो फटाफट, फिर अपन इसे ICI से करेंगे। एक बार शॉर्ट में फटाफट देखते हैं ना। पहला था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2H वाला, इसेंशियल एलिमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के होने चाहिए यहाँ पर, एनफोर्सेबल बाय लॉ है। दूसरा वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एब इनिशियो है, शुरू से ही वॉइड होता है ना।
इनकेपेबल पर्सन के साथ, माइनर के साथ, ल्यूनेटिक के साथ, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ के साथ एग्रीमेंट किया तो इस कैटेगरी में चला जाएगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुरू में बिल्कुल सही, बाद में दो कारणों से, एक तो चेंज इन लॉ और एक चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, अब इसे पूरा करना इम्पॉसिबल हो गया, ये बन गया तुम्हारा वॉइड। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स। और वो वन और मोर पार्टीज कौन है? अग्रीड पार्टी। अग्रीड पार्टी के पास ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं? चाहे तो इसको कैंसिल कर दो और चाहे तो इसको कंटिन्यू कर दो। कैंसिल करोगे तो बन जाएगा वॉइड और कंटिन्यू करोगे तो बन जाएगा वैलिड। ठीक है, एग्जाम्पल शुरू के चार कौन से? कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। इलीगल जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है वो इलीगल, रॉबरी, स्मगलिंग एग्जाम्पल आ गया। अनएनफोर्सेबल, गुड इन सब्सटेंस, टेक्निकल डिफेक्ट, दूर कर दो वैलिड में बदल जाएगा। एग्जाम्पल एक तो इन राइटिंग इंश्योरेंस वाला और एक टाइम बार्ड डेप्ट। आई थिंक ले ले, क्या बताओ? आईसीआई से कर सकते हैं ना? चलो अब एक बार आईसीआई से ले लो ये टॉपिक। फर्स्ट कैटेगरी है ये हमारी यहाँ पर। अच्छा, एक क्वेश्चन का और आंसर करो। आपसे पता है आपको, आपसे पहले सीपीटी पैटर्न चलता था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे। अब आपका इतना सुहाना सफर तो रहा नहीं, जय माता दी करके 4 में से एक टिक लगा दो। अपने को तो अब लिखना है, लेकिन जस्ट टेस्टिंग योर नॉलेज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता एनफोर्सेबल बाय बोथ द पार्टीज, कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दोनों ही पार्टीज केस फाइल कर सकती है। ठीक है, नॉट एनफोर्सेबल बाय बोथ द पार्टीज, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और अगर पूछ लेता है एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी ओनली, वॉइडेबल, है ना? एक पार्टी कर सकती है और दूसरी नहीं कर सकती, और वो पार्टी कौन है? अग्रीड पार्टी। चलो अब लेते हैं इसमें अपन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, सारे इसेंशियल एलिमेंट इसमें होने चाहिए। आप तो याद रखना, सेक्शन 2H में जो पढ़ते हो ना, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज योर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें सारे इसेंशियल एलिमेंट्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के होने चाहिए। सेक्शन 10 वाले पढ़े थे ना? एग्जाम्पल पढ़ो एक बार। ए आस्क बी इफ ही वांट्स टू बाय हिज बाइक फॉर ₹10,000, बी एग्रीज टू बाय बाइक, इट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, इसलिए किस में चला गया? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। अब आ गए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। मैंने कहा था आईसीआई हमें वॉइड एग्रीमेंट नहीं पढ़ाएगा, है ना? हम सीधे किस पे आ गए? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। अब बेटा एक लाइन यहाँ दी हुई है, और ये लाइन आपको याद करनी है जो इन्वर्टेड कॉमा में दी हुई है। मैं तुम्हें समझा दूंगी, लेकिन इस लाइन के नंबर है, इसलिए रटने के सिवा ऑप्शन नहीं है। क्या है देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। सीजेस का मतलब होता है स्टॉप्स। एक कॉन्ट्रैक्ट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहता, वॉइड बन जाता है जब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहता। दोबारा देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ becomes void when it ceases to be enforceable by law। एक ही चीज को बार बार बोल रहा है, दोबारा बोला है इसने पूरा। एक कॉन्ट्रैक्ट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहता, सीजेस मतलब स्टॉप्स, अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन स्टॉप्स टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है व्हेन इट स्टॉप्स टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। याद करनी है, देखो इजी लैंग्वेज में तो ऐसे भी लिख सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वो भी सही है, गलत वो भी नहीं है। लेकिन लॉ में जो लैंग्वेज दी है ना डेफिनेशन की, अपन उसको बदलना नहीं चाहते, क्योंकि डिफरेंस वगैरह पढ़ोगे ना, वहां पे एग्जैक्ट ये लाइन मिलेगी तुम्हें। आईसीआई इस लाइन के बेसिस पे काम करेगा। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। 2-3 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा आई थिंक। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल दिया है वही राइटर वाला, देखो कुछ महीने बाद राइटर की डेथ हो गई, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन गया ना, क्योंकि अब इसे पूरा करना संभव नहीं है। गेट कन्वर्टेड इनटू वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें इन्होंने बोला अगर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ सम अनकॉल्ड हैपनिंग, तो ये क्या बन गया तुम्हारा? वॉइड। एक एग्जाम्पल और दिया है, ये भी पढ़ लो। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि 10 टन शुगर की सप्लाई करेगा। इससे पहले वो सप्लाई कर पाता, फैक्ट्री में आग लग गई, पूरा का पूरा स्टॉक क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये पॉसिबल ही नहीं है, वो देगा कैसे? चीज ही नहीं है। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, डिस्ट्रक्शन ऑफ
सब्जेक्ट मैटर। जैसे सपोज करो ए और बी की शादी होने वाली थी इवनिंग गार्डन में, मंडे को शादी होने वाली थी और संडे को आग लग गई और गार्डन डिस्ट्रॉय हो गया, तो उस केस में क्या हुआ? डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अब इम्पॉसिबल है कि मंडे को वहां शादी हो पाए, समझ में आ रही बात? किसमें बदल गया? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब सपोज करो कि अगर इस केस में एडवांस मनी दिया हुआ है, या फिर राइटर वाले केस में भी बुक लिखने के लिए आपने एडवांस दे रखा है 10,000 का, अब क्या होगा? वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? अच्छा, पूरा अमाउंट वापस मिल जाना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पूरा मिलेगा, ये याद रखना, क्योंकि जो दूसरा बंदा लिखेगा बुक शुरुआत से लिखेगा। इस केस में ऐसा नहीं है कि आपने जितना आधी बुक लिख दी तो आधे का पेमेंट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। या तो मिलता है तो पूरा ही मिलता है, या फिर कुछ भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि दूसरे बंदे को हायर करोगे, वो बुक लिखेगा तो वो तो शुरू से लिखेगा ना बेटा, वो दूसरे का मटेरियल थोड़ा ना यूज करेगा। समझ आ रही मेरी बात की नहीं आ रही बताओ? तो स्टार्टिंग से ही नया बनेगा वो तो कॉन्ट्रैक्ट। आगे इसमें क्या देना है देखो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये इन्वर्टेड कॉमा वाली इसकी डेफिनेशन है। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स। और ये वन और मोर पार्टीज कौन है? अग्रीड पार्टी। नहीं, आपको इसके अंदर जो इन्वर्टेड कॉमा की डेफिनेशन आ रही है ना, सिर्फ वो एज इट इज लेनी है। दो लाइनें जैसे आती है ना, जैसे इसमें आई है ये इन्वर्टेड कॉमा वाली, और एक वॉइड वाले में जो लाइन आई थी क्या थी? अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। ठीक है, तो इसमें आगे क्या दिया है देखो यहाँ पर, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन में कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इतना ही कर लेना, इसमें बहुत है। आप बस वहां से याद रख लेना, अग्रीड पार्टी हैज द ऑप्शन टू कैंसिल इट, कैंसिल करेगा तो क्या बनेगा? वॉइड। और कंटिन्यू इट, कंटिन्यू करेगा तो क्या बनेगा? वैलिड। उसकी इच्छा पर है, वो चाहे तो इसे वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, नहीं करेगा तो क्या बनेगा? वैलिड बनेगा। आगे डिफरेंस आएगा उसके अंदर, इसके बारे में अच्छे से बता रखा है। एग्जाम्पल देखो किसका है, बताना एक बार मुझे। स्कूटर बेचने के अलावा भी कुछ है पढ़ गन पॉइंट कुछ दिख रहा है? डराना धमकाना किस में जाता है? कोअर्जन में। द एग्जाम्पल इज ऑफ कोअर्जन। और कोअर्जन क्या होता है? वॉइडेबल। वॉइडेबल हमेशा किसके ऑप्शन पर? अग्रीड पार्टी। वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी whose consent is so obtained। अच्छा एग्जाम्पल पढ़ लो। X promise to sell his scooter to Y for ₹1 lakh, लेकिन X की जो कंसेंट है वो ली गई है गन पॉइंट पे, यानी X हो गया अग्रीव्ड पार्टी, है ना? अब इसे X कैंसिल कर सकता है, Y कैंसिल नहीं कर सकता। इट इज कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट हिज ऑप्शन, नॉट एट द ऑप्शन ऑफ Y। ठीक है, अगर X ने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर दिया तो ये वैलिड बनेगा, और उसने अगर कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दिया तो ये वॉइड बन जाएगा। ऑप्शन होता है ना वॉइडेबल में, तो कि चाहे तो वॉइड डिक्लेयर कर दो और चाहे तो वैलिड मान लो। ये डिफरेंस आ रहा है, मैंने तुम्हें दोनों पढ़ा दिए बेटा। एक तो मैंने आपको पढ़ाया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और एक पढ़ाया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक बार देखो मैं फटाफट इसको बताती हूँ। मीनिंग में क्या करना, दोनों साइड डेफिनेशन डालनी है। अब तुम देखो मैम ने क्यों कहा था कि डेफिनेशन याद कर लेना, बढ़ के देखो वही है कि नहीं है जो वहां पड़ी थी, सेम है ना? A contract ceases to be enforceable by law become void when it ceases to be enforceable by law। दूसरी तरफ voidable contract enforceable at the option of one or more parties, not at the option of others। इतना लिख देना। दोनों साइड क्या डाली तुमने मीनिंग में? डेफिनेशन। मीनिंग में क्या डालनी है? डेफिनेशन। सेकेंड है एनफोर्सेबिलिटी। void contract cannot be enforced at all। नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है ना, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, है ना? दूसरी तरफ एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी, नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। वॉइड में कोई भी केस नहीं कर सकता, वॉइडेबल में अग्रीड पार्टी केस फाइल कर सकती है। कॉज, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनता है? दो कारणों से, एक तो चेंज इन लॉ, एक चेंज इन सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ पार्टीज, यही पढ़ा था। दूसरी तरफ क्या है? जहाँ कंसेंट फ्री नहीं होती वो वॉइडेबल है। कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। कॉज का मतलब क्या होता है? रीजन, कारण।
है ना। नेक्स्ट तुम्हारा क्या कहता है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को कभी परफॉर्म नहीं कर सकते। परफॉर्म करना मतलब पूरा करना, यानी इसे वैलिड बनाना। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड नहीं बनेगा। दूसरी तरफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को अगर रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर कैंसिल नहीं किया तो ये वैलिड बनेगा। एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म। तो वॉइड की साइड क्या लिखा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। दूसरी तरफ अग्रीड पार्टी अगर रीजनेबल टाइम के अंदर इसे अवॉइड नहीं करती, कैंसिल नहीं करती, तो अब क्या है, ये बन जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अदर पार्टी कैन sue द अदर पार्टी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड में परफॉर्म नहीं कर सकते, वॉइडेबल में अगर रीजनेबल टाइम में कैंसिल नहीं किया देन इट कैन बी परफॉर्म्ड। राइट्स की बात करते हैं, लास्ट पॉइंट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किसी पार्टी को कोई राइट नहीं देगा, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। वॉइडेबल राइट देता है, किसको देता है, अग्रीड पार्टी को, कि भाई तुम्हारे पास ऑप्शन है, यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर, और नहीं कैंसिल किया तो ये बन जाएगा तुम्हारा वैलिड। पॉइंट समझ में आया। तो ये सिर्फ यहाँ तक का मैटर आज आप लो, इसके आगे अपन लास्ट वाला पॉइंट क्या कहता है, लास्ट वाला पॉइंट कहता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किसी पार्टी को कोई लीगल रेमेडी नहीं देता। आप केस फाइल नहीं कर सकते वॉइड में, कोई राइट नहीं है आपके पास। लेकिन वॉइडेबल में राइट होता है किसके पास, अग्रीड पार्टी के पास, कि वो चाहे तो उसे कैंसिल करे और चाहे तो इसे कंटिन्यू करे। तो ये राइट वॉइडेबल में मिलेगा ना बेटा, वॉइड में नहीं मिलेगा। तो ये चीज बताई इन्होंने, आगे अपन कर लेंगे इसको। कोई क्वेरी है तो बेटा आप पूछ सकते हो मुझसे। आशीष, महक, कृतिका, शान्या, वसुंधरा, एनीवन, कोई भी क्वेरी है बेटा आप पूछ सकते हो। कोई क्वेरी है बेटा किसी की, नहीं? तो आज यहाँ तक का मैटर करो बेटा, फिर आप आगे कल कंटिन्यू करेंगे ना। आप क्या कर सकते हो बेटा, देखो आप अपनी हेडिंग्स तो आप आईसीआई की लेना बेटा। कुछ कीवर्ड्स मैं आपको बताऊंगी, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो मेरे कीवर्ड्स क्या थे, एक तो डेफिनेशन की लैंग्वेज याद करो, डेफिनेशन की लैंग्वेज तो याद होगी। उसके बाद में दो और चीजें हैं, किस कारण से बनता है, चेंज इन लॉ, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ पार्टी। आगे पीछे की लैंग्वेज अपनी फ्रेम करो, कोई दिक्कत नहीं। मेन कीवर्ड्स आने चाहिए भाई, 100% लैंग्वेज किसी को याद नहीं हो सकती, कंफर्म है ये।